नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल बैंक चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 तक अपलोड कर दिया है। अब ये हमारा पार्ट 7 बनने जा रहा है। इसमें हम लोग 126 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 125 तक कर लिया है। तो पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, ये वीडियो पूरा सीरीज़ देखने के बाद आपके दिमाग में जनरेटर का एक अलग ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और आप अपने आप को अलग ही महसूस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए वेलकम है आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 126। तो देखिए 126 नंबर हमारा क्या बोल रहा है। सवाल है कि विथ ए डीसी जनरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज प्रीफर। तो बोल रहा है कि जो डीसी जनरेटर है उसमें हम कौन सा रेगुलेशन प्रीफर करेंगे। रेगुलेशन का देखिए मतलब क्या होता है। रेगुलेशन का मतलब ये होता है लॉस। और जब लॉस का हम लोग परसेंटेज निकाल देते हैं तो वो परसेंटेज रेगुलेशन हो जाता है। ठीक ना। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, लॉस। और लॉस का जब हम लोग परसेंटेज निकाल देते हैं तो वो परसेंटेज रेगुलेशन हो जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया था, उसमें से मान लीजिए 2 रुपया कहीं खो गया, लॉस हो गया। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि 2% रेगुलेशन होगा। ठीक। तो देखिए, इसको सर्किट से कैसे समझेंगे हम लोग। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक। और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ईजी जो जनरेट हो रहा है वो मान लीजिए 100 हो रहा है, और यहाँ पे 2 वोल्ट का ड्रॉप आ गया रेजिस्टेंस के कारण। ठीक। तो टर्मिनल पे हमको कितना मिलेगा, 98। तो हमारा जो यहाँ पे 2% का लॉस हुआ, दो मतलब 2 वोल्ट का जो लॉस हुआ, वही हमारा क्या बोलते हैं, और जो आउटपुट पे हमको 98 मिला। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो इस सर्किट का रेगुलेशन है वो 2% है। ठीक। अगर 100 है, अगर मान लीजिए यहाँ 200 रहता तो कितना बोलते हैं कि सर्किट का रेगुलेशन 1% है। तो रेगुलेशन का मतलब ही होता है कि लॉस। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि रेगुलेशन कम हो, मतलब लॉस कम हो। रेगुलेशन वर्ड का मतलब ये हो गया लॉस, परसेंटेज लॉस। ठीक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि रेगुलेशन से आदमी को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि रेगुलेशन ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो हमेशा हम लोग क्या चाहेंगे, लॉस कम होना चाहिए। तो रेगुलेशन भी हमेशा ही कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट का ड्रॉप होता है तो हम लोग बोलते हैं आइडियल सर्किट है, मतलब इसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही सुपर है, कि 0% का वोल्टेज रेगुलेशन दे रहा है। ठीक। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा प्रीफर करेंगे, 100% रेगुलेशन प्रीफर करेंगे तो लॉस हो जाएगा। टोटल का टोटल जितना भी इनपुट में क्या बोलते हैं जनरेट हुआ, आउटपुट तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाएगा। इनफाइनाइट तो कभी नहीं लेंगे। 50% रेगुलेशन क्यों लेंगे, हम हमेशा चाहेंगे कि कम हो रेगुलेशन हो। तो ये तीनों हो जाएगा हमारा गलत। तो हमारा जो 126 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ये तीनों गलत होने वाला है। ठीक। तो 126 का डी। अब एक देखिए 127 नंबर क्या बोल रहा है, विच जनरेटर वुड यू प्रीफर फॉर फीडिंग लॉन्ग डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो हम लोग जो लॉन्ग डीसी ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, मान लीजिए दिल्ली से निकला हुआ है और पटना जा रहा है, तो इसमें हम लोग का बहुत सारा लॉस होगा, क्योंकि पेड़ सट रहा होगा, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा तो ड्रॉपिंग हो जाता है। इस वायर का भी रेजिस्टेंस होगा तो ड्रॉप होगा, हीट होगा। तो हम ये सब चीज़ को, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम 11,000 भेज दिए। ठीक। 11,000 वोल्ट भेजे, लेकिन यहाँ पे हमारा पहुँच रहा है 1,000, 11,000 भेजे तो यहाँ पे हमारा 10,000 पहुँच रहा है। ठीक। तो हम चाहेंगे कि हम जहाँ जितना भेजे उतना ही पहुँचे, तो बीच बीच में हम लोग जनरेटर लगा देते। तो अगर शॉर्ट लाइन रहता तो हम लोग क्या बूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर का यूज करते। लेकिन लाइन लॉन्ग है और डीसी है, तो हम लोग यहाँ पे इसका एडवांस वर्जन का यूज कर लेंगे। अगर सवाल में हमारा अगर कंपाउंड जनरेटर नहीं है, ठीक, तो हम लोग सीरीज को ही ठीक मारेंगे। लेकिन कंपाउंड जनरेटर तो एडवांस वर्जन हो गया, क्योंकि यहाँ पे सीरीज और शंट का क्या बोलते हैं जो एडवांटेज है दोनों मिलने वाला है। तो ये एडवांस हो गया क्या बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर, तो हम लोग यूज करेंगे कंपाउंड जनरेटर। तो देखिए कंपाउंड जनरेटर में इसमें ऑप्शन दिया ओवर कंपाउंड, तो अंडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे लॉस को कम करना। तो ओवर हमारा वोल्टेज ज़्यादा, ओवर कंपाउंड में क्या होता है कि वोल्टेज आउटपुट पे जो होता है तो जनरेट जितना हुआ उससे ज़्यादा मिलता है आउटपुट पर वोल्टेज, मतलब ई नॉट जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वी टी या ई नॉट कुछ भी मान लीजिए, जो आउटपुट पर मिलेगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जनरेट ई एम एफ, जितना जनरेट हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा हो, तो हम हमारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा तभी ना हम दूसरे को दे पाएंगे। तो अच्छा रहेगा कि ओवर यूज करें। तो इसीलिए 127 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, ओवर कंपाउंड। ठीक। तो ये सी हो जाएगा। अब देखिए 128 नंबर देख लेते हैं। 128 नंबर पूछ रहा है टू जनरेटर ए एंड बी रनिंग इन पैरेलल। दो जनरेटर है जो पैरेलल में रन कर रहा है। ठीक, पैरेलल में रन कर रहा है।
और सप्लाइंग पावर टू ए कॉमन लोड, एक लोड लगा हुआ है जो 500 किलोवाट का है और दो जनरेटर जुड़ा हुआ जो पैरेलल में है, ठीक। 500 किलोवाट का लोड लगा हुआ है। जनरेटर ए है आर्मेचर रेजिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द जनरेटर ऑफ बी, मतलब जो जनरेटर ए का रेजिस्टेंस है वो आधा है एज कम्पेयर टू जनरेटर बी। बी में मान लीजिए आर है रेजिस्टेंस, एक मिनट, अगर बी का रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है तो ए का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2, आधा है, ठीक। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा करंट देगा और ज़्यादा करंट देगा तो ज़्यादा लोड शेयर करेगा, तो मतलब ए जो है वो लोड ज़्यादा शेयर कर पाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो हम चाहते भी हैं कि हमारा जो कोई भी सर्किट हो उसका रेजिस्टेंस कम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट ले सकें, लॉस कम हो। तो वही होगा, ए ज़्यादा लोड शेयर करेगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, बोथ जनरेटर विल शेयर, नहीं, क्योंकि अलग अलग करंट जा रहा है। जनरेटर ए विल टेक लोड लेस देन बी, लेस कैसे करेगा, ज़्यादा ना करेगा जनरेटर ए। जनरेटर बी विल टेक, देखिए दोनों सवाल एक ही, मतलब दोनों दोनों जो है एक ही है लेकिन सिर्फ मतलब वर्ड को घुमा दिया है, तो दोनों गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो नॉन ऑफ एबव हो जाएगा। तो 128 का आंसर हमारा हो जाएगा, 128 का क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए 129 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। इन डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा। और हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो देखिए यहाँ पे वो सवाल नहीं पूछा है। इन ए डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कैसे करेंगे, तो देखिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का एक ही मात्र तरीका है कि हम जनरेटर का स्पीड को बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको याद रखना आपको कि हमको अगर आरसी क्या है, फील्ड का ही एक रेजिस्टेंस है, मतलब कल डिस्कस किए थे अच्छा से कि ये खाली डिपेंड करता है कि वैल्यू कितना है, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोल देंगे, वैल्यू कम है तो फील्ड रेजिस्टेंस है। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस को बढ़ाने का सिर्फ एकमात्र ही तरीका है, वो तरीका है कि हम स्पीड को इंक्रीज कर दें, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 126 का हो जाएगा इंक्रीज द फील्ड रेजिस्टेंस, 129 का हो जाएगा हमारा ए, ठीक। अब देखिए 130 क्या बोला, द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन टू पोल डीसी जनरेटर हैविंग डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। तो देखिए सिंगल क्या बोलते हैं, जो लैप बाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है, एक स्लॉट में एक कंडक्टर होता है, ठीक। और यहाँ फिर एक, ये जो एक पोल है या स्लॉट पे एक स्लॉट होता है, एक पोल पे एक स्लॉट, इस पोल पे एक स्लॉट, ठीक। तो एक एक हो जाएगा। अब डुप्लेक्स है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पोल पे दो स्लॉट हो जाता है, एक टॉप और एक बॉटम। तो देखिए अगर डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है तो कितना, क्या बोलते हैं, द डिस्ट्रीब्यूटर है डुप्लेक्स बाइंडिंग द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ, तो पैरेलल पाथ क्या हो जाएगा, दो, इसमें दो हो गया और यहाँ पे दो, तो पैरेलल पाथ हो जाएगा चार, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 130 का बी। अब 131 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, फॉर बोथ लैप एंड वेब बाइंडिंग, 131 का वेब बाइंडिंग देयर आर एज मैनी कम्यूटेटर बार्स एज द नंबर ऑफ, तो बोल रहा है कि जो लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग है उसका कम्यूटेटर बार कितना होता है, मतलब मैनी, तो जो लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग होता है उसका जो कम्यूटेटर बार होता है वो बाइंडिंग एलिमेंट के इक्वल होता है, मतलब कितना ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा बाइंडिंग एलिमेंट होगा, ठीक, वही मैनी कम्यूटेटर बार हो गया, कि कितना ज़्यादा कम्यूटेटर बार है तो जितना बाइंडिंग एलिमेंट होगा, ठीक ठीक। तो 131 का हमारा आंसर हो जाएगा, 131 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए 132 नंबर क्या बोला, द सीरीज फील्ड ऑफ सन डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय, तो सीरीज फील्ड जो है वहाँ पे शंट, हाँ शंट डीसी जनरेटर है, तो शंट डीसी जनरेटर का जो सीरीज फील्ड है किसके द्वारा एक्साइटेड होता है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए पहले डायग्राम देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। जो ये हमारा फील्ड बाइंडिंग है, सीरीज जनरेटर के बारे में बात करें, ठीक, और ये मेरा आर्मेचर बाइंडिंग है, ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है। फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग अगर सीरीज में लगा हो तो हम उस जनरेटर को सीरीज जनरेटर बोलते हैं, याद रखिएगा। और अगर यही वाला फील्ड अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो शंट जनरेटर बन जाता है, तो सिर्फ वाइंडिंग का कनेक्शन पे उसका नाम पड़ गया, ठीक ना। तो ये हमारा नहीं है, सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सीरीज में जो हमारा फील्ड वाइंडिंग का जो एक्साइटेशन है, शॉर्ट सर्किट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय, जो फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जो हमारा लोड करंट होगा वो इसी में डिपेंड करेगा। तो लोड करंट क्या हो जाएगा, ये और आई एफ। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है तो नाम हम लोग अलग अलग नहीं देंगे, ठीक ना। तो यही करंट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा,
क्योंकि सीरीज है, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लोड करंट 132 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। जो हमारा सीरीज में जो मशीन है उसमें जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है वो क्या होता है, किसके द्वारा एक्साइटेड होगा, तो वो हो जाएगा लोड करंट के द्वारा। तो 132 का डी। अब 133 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 133 बोल रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, द रिडक्शन इन द टोटल म्यूचुअल एयर गैप फ्लक्स इन द डीसी जनरेटर इज अप्रोक्सीमेटली। बोल रहा है जो हमारा जनरेटर, देखिए इसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने चर्चा किया है, तो और एक बार समझा देते हैं ताकि आपको बार बार रिवीजन होगा ना तो याद हो जाएगा अच्छी तरह से। तो जो हमारा सीरीज, जो हमारा डीसी जनरेटर है, संट हाँ डीसी जनरेटर है जो हमारा, तो उसमें ये हमारा मेन फ्लक्स है, मान लीजिए नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो आर्मेचर रिएक्शन कब होगा, जब ये कट फ्लक्स को कट करेगा और इसके अंदर जब लोड हम डालेंगे आर्मेचर में तो घूमेगा, तो जब वो घूमेगा तो हम मान लीजिए जैसे लोड डालें तो आर्मेचर में क्या होगा, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। मतलब जैसे एक्सटर्नल में हम बल्ब पंखा सब लगा दिए तो आर्मेचर को हमको आर्मेचर क्या बोलेगा कि भाई हमको करंट का आउटपुट में रिक्वायरमेंट बढ़ गया, तो हमको क्या बोलते हैं करंट का मात्रा हमारे बाइंडिंग में बढ़ाओ। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अपने ऊपर फ्लो करवाएगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, जब किसी भी चीज़ से करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो जब इस कंडक्टर से फ्लो होगा तो इसका भी अपना खुद मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना, एक तो पहले से हमारे यहाँ था ही। अब इसमें भी करंट, ये भी कॉपर जो आर्मेचर है वहाँ भी कॉपर का वाइंडिंग रहता है। तो वाइंडिंग में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही ना, तो आएगा तो वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है, हमारे लॉस है। वो क्या करेगा, जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड था बोलेगा तुम बहुत दिन से हम यहाँ अड्डा मार रहे हो ना, चलो अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और खाली करो यहाँ रूम। तो उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करने लगेगा। तो डिस्टर्ब करने लगा तो कितना परसेंट डिस्टर्ब करता है, तो ज़्यादा नहीं 5% डिस्टर्ब करता है, ठीक। तो 133 का आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा किया है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो पहले आगे वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको आर्मेचर रिएक्शन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं इसलिए। अब देखिए 134 नंबर हमारा क्या पूछ रहा है। तो 134 नंबर सवाल है शंट जनरेटर आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन बिकॉज ऑफ देयर। देखिए शंट जनरेटर का यूज क्या बोलते हैं, सूटेबल होता है अगर पैरेलल ऑपरेशन करना हो ना, तो शंट जनरेटर का यूज सूटेबल क्यों होता है ये बोल रहे हैं, क्योंकि शंट जनरेटर का ना ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब जब आउटपुट पे हमको वीटी मिलेगा ना, तो वीटी क्या होगा, ई जो जनरेट होगा माइनस आई ए आर ए, कुछ ड्रॉप होकर मिलेगा, तो यही वाला ड्रॉप आई ए आर ए होता है। मतलब जो जनरेटर का रजिस्टेंस आर्मेचर में लगा हुआ उसके आर्मेचर का रजिस्टेंस थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, तो जो ये आउटपुट है ई जी, या ई जी को ई नॉट बना, क्योंकि जब आउटपुट पर लेंगे तो वही ना वी टी या ई नॉट हो जाएगा। तो जब देखिए फील्ड का जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ई जी बढ़ेगा, और ई जी ही हमको आउटपुट पे मिलेगा कुछ ड्रॉप होके। तो ये वाला मान लीजिए ई जी था पहले, ठीक, ई जी यहाँ जनरेट हुआ इतना, अब थोड़ा सा ड्रॉप हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा ई नॉट। तो एक ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक ना, इसीलिए पैरेलल में हम इसका यूज करते हैं। ऑपरेशन पैरेलल ऑपरेशन करना हो तो 134 का हो जाएगा ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक। देखिए कौन ऑप्शन है, हाँ है। तो 134 का हो जाएगा हमारा सी, ड्रॉपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक होता है, इसीलिए हम लोग शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन में यूज करते हैं। और उसके बाद देखिए 135 नंबर क्या बोल रहा है। 135 नंबर का सवाल है द मैन फैक्टर विच लीड्स टू अनस्टेबल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फ्लैट एंड ओवर कंपाउंड जनरेटर इज। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा। तो जो हमारा 135 नंबर सवाल है वो बोल रहा है कि वो कौन सा फैक्टर है जो अनस्टेबल ऑपरेशन करवाता है, मतलब अनस्टेबल ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लैट जनरेटर या अंडर फ्लैट एंड ओवर कंपाउंड जनरेटर के लिए। फ्लैट जनरेटर और ओवर कंपाउंड जनरेटर के लिए अनस्टेबल ऑपरेशन का मेन फैक्टर क्या है, मतलब मेन कारक क्या है। तो 135 का आंसर हो जाएगा हमारा जो सीरीज का जो रजिस्टेंस, सॉरी सीरीज फील्ड का जो रजिस्टेंस होता है तो वो अनइक्वल होता है। इस यही मेन फैक्टर है कि हमारा जो फ्लैट और ओवर कंपाउंड जनरेटर का अनस्टेबल ऑपरेशन होने लगता है। मतलब अनस्टेबल मतलब जो हम लोग चाह रहे हैं उस अनुसार से वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको स्टेबल ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, अनस्टेबल मतलब। अनस्टेबल का मतलब समझ गया ना कि क्या जो हम चाह रहे हैं उसके अनुसार से वो काम नहीं कर रहा, तो अनस्टेबल ही बोलेंगे उसको ना। तो चलिए तो 135 का हो जाएगा हमारा डी। अब 136 नंबर देखिए क्या बोल रहा है।
तो 136 नंबर जो हमारा सवाल है वो बोल रहा है इफ़ ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर आफ्टर बीइंग इंस्टॉल्ड फेल टू बिल्ड अप ऑन इट्स फर्स्ट ट्रायल रन, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू। बोल रहा है कि जो हमारा डीसी जनरेटर है हम उसको इंस्टॉल कर लिए, मतलब घर में लगा लिए, हाँ, और वो उसको हम पहला राउंड में घुमाना चाहें तो वो नहीं घूमा। इसका क्या रीज़न हो सकता है? मतलब जैसे हम लोग घुमाने गए, कभी कभी देखिएगा जनरेटर को हम लोग घुमाने जाते हैं और क्या होता है कि अब वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम लोग नया खरीद के लाए ही हैं, वो पहले कभी चला नहीं है, तो हम लोग खरीद के लाए हैं तो हम लोग कुछ और नहीं सोच सकते कि दोबारा घुमाएं उसको। उसका मतलब अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा राउंड करवाते हैं, क्योंकि अगर जो वो जनरेटर में करते हैं जिस जनरेटर को हम जानते हैं कि हाँ इस तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम नया खरीद के लाए हैं तो हमको तो पता नहीं होगा। तो उसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि पहला थिंग क्या हो सकता है। पहला थिंग हम लोग वही सोचेंगे, अगर आप इंजीनियर हो, नॉर्मल पर्सन हो तो सोचेगा कि भाई स्टार्ट हो जाएगा दोबारा मारो, लेकिन एज ए इंजीनियर आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका जो मेन रीज़न हुआ होगा कि उसका जो फील्ड वाइंडिंग है वो रिवर्स कनेक्शन हो गया होगा फील्ड वाइंडिंग का। ठीक, जब फैक्ट्री में बना होगा जिस टाइम, तो वहाँ पे फील्ड वाइंडिंग मान लीजिए इस प्लस से माइनस लगाना था, ठीक, फील्ड वाइंडिंग को, लेकिन माइनस से प्लस लगा दिया। तो हम लोग पहले सब एज ए इंजीनियर ये सोचेंगे, ठीक। तो वही पूछा है। तो 136 का आंसर हो जाएगा हमारा रिवर्स द फील्ड कनेक्शन। तो फर्स्ट थिंग यही सोचेंगे कि हम लोग का फील्ड कनेक्शन जो है वो रिवर्स उल्टा लगा हुआ है, तो हमको और मतलब उसको सीधा कर देना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे उसको, जिस मतलब पहले जो जिस कंडीशन में लगा हुआ है उस कंडीशन को हम लोग पलट देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 136 का। आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ बन रहा होगा, और हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट करवा करवा के सोच रहे हैं कि बताएं, ताकि आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। सिर्फ आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के जरूर आइएगा जब भी लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 137 नंबर क्या पूछ रहे हैं। 137 नंबर का सवाल है कि इफ़ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ शंट जनरेटर इज़ डिस्ट्रॉयड। देखिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है कि जो कल बताया था, गिलास में पानी भरें और मान लीजिए थोड़ा सा पानी यूज कर लें, लेकिन थोड़ा सा पानी उसमें लटक के रह गया। तो उसी तरह जनरेटर में भी होता है कि जनरेटर का जब हम लोग यूज कर लेते हैं ना, तो यूज करने के बाद जब इसको बंद कर देते हैं तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रह जाता है बाइंडिंग में। बाइंडिंग में थोड़ा बहुत करंट रहता है जिस कारण से मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है थोड़ा बहुत, जो 5% 2% क्या बोलते हैं वोल्टेज जनरेट कर सकता है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट, ताकि इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए सेल्फ जनरेटर में। सेपरेटली जनरेटर में ज़रूरी नहीं है कि रेजिडुअल है नहीं है। सेल्फ सेल्फ मतलब खुद से फील्ड को भी सप्लाई दे रहा है और सीरीज में भी सप्लाई दे रहा है, लेकिन जो सेपरेटली होता है वो उसमें हम लोग फील्ड के लिए फ्लक्स बनाने के लिए अलग से सप्लाई देते हैं। तो सेल्फ वाला जनरेटर में फ्लक्स बनाने के लिए अलग से सप्लाई तो देते हैं नहीं, जो सप्लाई एक बार में प्रोवाइड किया उसी से उसको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा मैग्नेटिज्म में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर वो डिस्ट्रॉयड हो गया, मतलब जो हमारा क्या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था वो ख़त्म हो गया, अब है ही नहीं, तो क्या जनरेटर स्टार्ट होगा? कभी भी कभी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इट में बी रिस्टोर। अगर हम लोग को जैसे ये डिस्ट्रॉयड हो गया तो हम लोग इसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग एक क्या करेंगे, अलग से बैटरी लगा देंगे, ठीक। अलग से बैटरी लगा के फील्ड कनेक्शन में अलग से बैटरी लगा के फील्ड में थोड़ा देर के लिए बैटरी लगा देंगे, ताकि उसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाए फील्ड में। और फील्ड में जैसे करंट फ्लो होगा तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो जब हम बैटरी को खोल देंगे, जब हम बैटरी को फील्ड से खोल देंगे तो क्या होगा, इसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रह जाएगा। तो फिर हम लोग जब घुमाना चालू करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 137 का हो जाएगा हमारा बी। 137 का टू बैटरी। अब देखिए 138 में क्या बोला, 138 का सवाल जो है, द स्लाइट कर्वेचर एट द लोअर एंड ऑफ द ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज ड्यू टू। तो देखिए ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक थोड़ा बता देते हैं क्या होता है। देखिए जो हमारा ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे स्लाइट कर्वेचर आ जाता है, ठीक ना। तो ये क्यों आता है, ये आता है ड्यू टू हमारा जो मैग्नेटिक इनर्सिया है उस कारण से आता है, ठीक। तो 138 का आंसर हो जाएगा, ये ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। थोड़ा सा बना लीजिएगा अच्छा से, मतलब ये एक्चुअल में देखिए बहुत कर्व लेता है, ठीक। तो वही हमको पूछा कि कर्व क्यों लिया वहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक इनर्सिया। 138 का हो जाएगा हमारा डी। तो देखिए 139 नंबर क्या
पूछ रहा है 139 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जनरेटर डज नॉट नीड इक्वलाइजर फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन। तो बोल रहा है कि कौन सा जनरेटर है जो सेटिस्फैक्ट्री मतलब हम जैसे चाह रहे हैं वैसा पैरेलल ऑपरेशन करे वो, तो इक्वलाइजर बार का उसमें नीड ना हो। तो वो कौन सा मशीन है? तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं, फ्लैट कंपाउंड में क्या होगा, मतलब कांस्टेंट मशीन जो फ्लैट कंपाउंड तो होगा नहीं, ठीक। ओवर कंपाउंड भी नहीं होगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन करे पैरेलल में लग के तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 139 का हो जाएगा सी। जो अंडर कंपाउंड जनरेटर होता है ना, उसमें हम लोग इक्वलाइजर बार का यूज नहीं करते अगर पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक। तो 139 का हो गया हमारा सी। अब 140 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। तो 140 नंबर जो है द जनरेटर हैज़ पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। वो कौन सा जनरेटर है जिसका पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन भी जो हम अभी बताएं आपको, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत हाई हो रहा होगा या 50% हो रहा होगा, 30% हो रहा होगा, तो बहुत ही बेकार जनरेटर हो जाएगा ये, बहुत ज़्यादा लॉस दे रहा है इसका मतलब। तो 30% लॉस हो रहा है, 50% लॉस हो रहा है, ऐसा कौन सा जनरेटर है जो पुअरेस्ट है वोल्टेज रेगुलेशन के मामले? तो वो सीरीज जनरेटर होता है, याद रखिएगा। तो 140 का हो जाएगा बी। इसमें कोई डिस्कशन करने की बात है नहीं, तो इसको आपको याद रखना है, ये सब तो टर्म होता है ना। ए सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर। तो सिंपल मेथड क्या है वोल्ट डीसी जनरेटर का, अगर हमको वोल्टेज या ईएमएफ को अगर इंक्रीज करना होगा तो सिंपल मेथड क्या हो सकता है? तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए अगर हमको जनरेटेड ईएमएफ को इंक्रीज करना तो स्पीड को बढ़ा दें या फ्लक्स को बढ़ा दें, दोनों में से किसी एक को भी बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट मेथड तो हमारा यही है कि स्पीड को बढ़ा दें, क्योंकि फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो हमको वाइंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम जनरेटर को खोल के तो उसमें वाइंडिंग कर नहीं पाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, ये तो हमारे हाथ में है। अब जनरेटर को खोल के आप वाइंडिंग को बढ़ा सकते हैं? इम्पॉसिबल है। अब जनरेटर खरीद के ले आए हैं तो कैसे आप वाइंडिंग को छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि स्पीड को बढ़ा दें हम, बाकी तो इससे भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा क्रिटिकल है। और ये इजीएस्ट सिंपलेस्ट पूछा है तो सिंपलेस्ट स्पीड ही होगा, ठीक। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर्मेचर, गलत। टू इंक्रीज द गलत, एकदम गलत है 141। अब एक देखिए इसका ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, सही है। तो 141 का एकदम हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि स्पीड ही हमारे हाथ में, बाकी तो कुछ है नहीं, सिंपलेस्ट वही होगा। नहीं तो दो गो मेथड है हमको जनरेटेड ईएमएफ बढ़ाने का। तो आज इस लेक्चर में हम आपका एमसीक्यू जो है सारा ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हमारा वन लाइनर बच जाएगा जो 50 या 60 सवाल है, वो भी एक वीडियो या दो वीडियो लाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जनरेटर का सेक्शन बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, इसके बाद आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो कंटिन्यू वीडियो पे बने रहें, और रोज़ाना वीडियो आने वाला है, तो आप इसका टेंशन मत लें कि वीडियो नहीं आ रहा है वगैरह, आपको सारा मिलने वाला है। आप सिर्फ धोरी बना के रखें और नोट्स बनाते रहें जो हम बोल रहे हैं उसमें। देखिए अब 142 नंबर का सवाल क्या है। 142 नंबर बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग जनरेटर्स इज यूज्ड फॉर चार्जिंग द बैटरी। बहुत देखिए पहले ही हम बताए थे कि अगर बैटरी चार्ज करना हो तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको चाहिए कांस्टेंट करंट, ठीक। तो ऐसा जनरेटर होना चाहिए जो कांस्टेंट वोल्टेज दे, कांस्टेंट करंट दे। तो ऐसा जनरेटर सिर्फ एक ही जनरेटर है, संट। देखिए जब हम लोग मोटर भी पढ़ेंगे ना तो कांस्टेंट स्पीड के बारे में जब भी बात करेंगे, आपको एक बार बताए भी थे कि कांस्टेंट का मामला जहाँ आ गया तो वहाँ पे हम लोग या तो बात करेंगे सिर्फ शंट पे, और अगर शंट का ऑप्शन नहीं है तो इसका एडवांस वर्जन पे बात करेंगे, फ्लैट कंपाउंड या लेवल कंपाउंड पे, ठीक। तो बैटरी वैटरी चार्ज करने के लिए हम लोग शंट का यूज करते हैं, शंट जनरेटर। तो 142 का ये, इसको गांठ बांध लीजिए, बहुत सवाल इस बात आता है, बहुत बार जेई का देखिएगा, एसएससी जेई का निकालिएगा प्रीवियस ईयर का सवाल ना, तो ये बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए 143 नंबर क्या है। 143 नंबर बोल रहा है इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन द फील्ड ऑफ द डीसी जनरेटर विल। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम फील्ड में मान लीजिए, एक मिनट देखिए, ये मान लीजिए हमारा शंट जनरेटर है, ठीक। और यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, आईएफ को रिड्यूस करेगा ना, कि रेजिस्टेंस का काम ही होता है कि करंट को डिक्रीज करना। जैसे मान लीजिए किसी पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं था, हाँ, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था लेकिन पानी अच्छे खासे गिर रहा था। अब मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सा कुछ लगा दिए जिससे रुकावट पैदा हो सके, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो क्या होगा, पानी का मात्रा घटने लगेगा। तो यही जो पानी फ्लो हो रहा है ना, तो यही करंट होता है कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इस पानी के रास्ते में तो पानी का मात्रा घटते जाएगा, तो इसका मतलब करंट का मात्रा भी घटते जाएगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस का काम ही होता है करंट को रोकना, ठीक। तो बोल रहा है कि अगर फील्ड में हम लोग लगा दिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आईएफ क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। आईएफ को डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो बेटा
dy/dt क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज होगा। और अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है तो देखिए ई प्रोपोर्शनल होता है एन फाई, इसका यूज कर सकते हैं। अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ई भी डिक्रीज होगा, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है जनरेटर के लिए, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर, 143 का हो जाएगा ए। 144 नंबर देख लेते हैं। इन आइडियल डीसी जनरेटर हैज़ रेगुलेशन, जो हमारा आइडियल, आइडियल कौन सा चीज़ होता है, परफेक्ट। आइडियल का मतलब हो गया कि कोई लॉस ना हो जिसमें, परफेक्ट चीज़। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर हम जीरो करेंगे, मान लीजिए हमारा यहाँ पे जो सर्किट है वो जनरेट कर रहा है ईजी मान लीजिए 100 वोल्ट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो 0 ओम का है, ठीक। और आउटपुट पे मान लीजिए यहाँ 100 जनरेट हुआ और आउटपुट पे 100 मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये आइडियल जनरेटर है कि इसका ड्रॉप है ही नहीं। ड्रॉप नहीं है तो वोल्टेज रेगुलेशन भी नहीं है, मतलब ड्रॉप अगर जीरो है तो वोल्टेज रेगुलेशन भी जीरो, ड्रॉप ही वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक। और जब देखिए अगर आप लॉस, प्रॉफिट और लॉस वाला अगर चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको तुरंत याद हो जाने वाला है। तो जब फार्मूला का बात आएगा तो हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ का पढ़ते हैं नॉन टेक वाला, तो हम क्या चाहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा जीरो होते, 144 का डी। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है, कान खोल के सुन लीजिए, सिंपल भाषा में वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है ड्रॉप। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे ड्रॉप ना हो, ठीक। तो हम लोग हमेशा ड्रॉप को जीरो करना चाहेंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो ज़िंदगी भर कंफ्यूज होते रहिएगा। क्योंकि ये ऐसा सवाल है ना कि आप जब तक आप इस फील्ड में रहिएगा तब तक कंफ्यूज करेगा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए 145 नंबर क्या है, विच, तो 144 का आंसर हो गया हमारा डी, ठीक ना। 145 नंबर देख लेते हैं। 145, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन डीसी सीरीज जनरेटर अबाउट हिस्ट्रेसिस लॉस। तो हिस्ट्रेसिस लॉस के बारे में जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन सा गलत है, ये सवाल पूछ रहा है हमको। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो हिस्ट्रेसिस लॉस होता है वो, उसको दूर करना हो तो हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे कहीं पे कुछ ऐसा लिखा है सिलिकॉन स्टील, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेमिनेशन ऑफ थिकनेस, तो लेमिनेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता है सिलिकॉन, ये हमारा हिस्ट्रेसिस लॉस। तो सही बोला, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो ये ऑप्शन सही है। इट कैन बी मिनिमाइज बाय लेमिनेशन ऑफ आर्मेचर। अब लेमिनेटिंग हम लोग क्यों करेंगे, लेमिनेटिंग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे एडी करंट लॉस को हटाना होता है। तो इसका क्या बोलते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस से क्या लेना देना, तो गलत ही होगा। अब देखिए सी नंबर क्या बोला, इट इज डिपेंड अपॉन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसमें से हमको सवाल में पूछा कौन सा गलत है, तो गलत ये वाला है, बी नंबर। इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी पे हिस्ट्रेसिस लॉस डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखिए जो हमारा हिस्ट्रेसिस लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक। और जो हमारा एडी करंट लॉस होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे। अब देखिए ये सवाल आपको ज़िंदगी भर कंफ्यूज करेगा कि कौन, जब सवाल पूछ लिया जाएगा ना एग्जाम में तो बोलेगा फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे। तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि हिस्ट्रेसिस करता है या एडी करता है। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, तो एडी में क्या होता है, ऐड का सेंस आ रहा है, ऐड। तो ऐड का मतलब क्या होता है, सम। तो सम हमारा क्या होता है, दो, दो सम संख्या है ना, तो जहाँ पे एडी आएगा तो सोच लीजिए फ्रीक्वेंसी का वहाँ स्क्वायर होने वाला है, ठीक। तो इस ट्रिक से अगर याद रखेगा तो याद रहेगा। तो अगर एडी याद रहा तो हिस्ट्रेसिस तो याद ही रहेगा यार, कि स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन होगा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी पे तो दोनों डिपेंड करेगा, लेकिन एक स्क्वायर पे एक बिना स्क्वायर पे। तो आपको स्क्वायर वाला याद हो गया होगा कैसे होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 145 का हो जाएगा हमारा बी। तो 146 नंबर देख लेते हैं। ए प्रॉपरली डिजाइन डीसी जनरेटर हैव ओवरऑल एफिशिएंसी। जो बोलता है डीसी जनरेटर का एफिशिएंसी कितना होता है, मतलब जैसे डीसी जनरेटर को मान लीजिए हम 100 टका दिए, तो क्या वो 100 रुपया हमको वापस देगा, 20 रुपया क्या कर देगा, लॉस कर देगा। मतलब 20 रुपया चोरी कर लिया या कहीं कुछ खा लिया। जैसे मान लीजिए डीसी जनरेटर को हम बच्चा मान लेते हैं, किसी का बच्चा है, उसको 100 टका दिए, उसको बोला कि तुम 2 दिन बाद हमको 100 रुपया, जैसे अभी 100 रुपया दिए, बोले 1 घंटा बाद 100 रुपया देना। तो बच्चा क्या किया, 20 रुपया खा गया, कहीं चोरी कर लिया, खो दिया, हाँ, हमको 80 रुपया ला के दे रहा है। तो ये हो गया एफिशिएंसी, कि उस बच्चा का एफिशिएंसी 80 रुपया है, मतलब लॉस कर दिया 20 रुपया वो कहीं ना कहीं। तो वही पूछ रहा है कि ओवरऑल एफिशिएंसी, मतलब हम हमेशा चाहते हैं कि 100% एफिशिएंसी हो सब किसी भी चीज़ का, लेकिन आइडियली ये होता है, प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंसी किसी का नहीं होता है। जैसे हमको जितना पढ़ाया जा रहा है, क्या हम सब चीज़ पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे। तो हमारा एफिशिएंसी भी कुछ है। जैसे हम आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ बता रहे हैं, तो टोटल चीज़ आपको दिमाग में आपके नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग का भी कुछ एफिशिएंसी होगा, ठीक, कि वो कितना कैच कर पाए। हो सकता है हम 100 सवाल पढ़ाएं, आप उसमें से 80 सवाल कैच कर पाएँ, तो वो आपका एफिशिएंसी हो गया कि 80% एफिशिएंसी है। तो देखिए जो हमारा डीसी जनरेटर का ओवरऑल एफिशिएंसी होता है वो होता है 80%, ठीक।
तो 146 का हो जाएगा हमारा बी। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपरली डिजाइन लिखा हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 95, ठीक, 80 नहीं होगा। अगर प्रॉपरली डिजाइन नहीं रहता तो 80 होता, ठीक। तो 146 का आंसर होगा सी। सॉरी फॉर दिस, बी बता दिए थे। अब देखिए 147 का क्या होगा। 147 में पूछ रहा है इन डीसी जनरेटर द चेंज इन वोल्टेज व्हेन द लोड इज reduced फ्रॉम रेटेड वैल्यू टू जीरो। मतलब क्या है, अगर हम लोड को रेटेड वैल्यू से जीरो की ओर ले जाएंगे तो चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज जो है रेटेड वोल्टेज से व्हेन द लोड इज reduced फ्रॉम रेटेड टू जीरो, हाँ, रेटेड से जीरो की ओर अगर लोड को ले जा रहे हैं तो एज ए परसेंटेज ऑफ रेटेड वोल्टेज इज नोन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। कि नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज की ओर जो हम लोग जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। वही सवाल पूछ रहा है कि अगर हमारा जो लोड है वो नो लोड से रेटेड लोड से नो लोड की और नो लोड वोल्टेज से और रेटेड वोल्टेज के बीच जो डिफरेंस आ रहा है तो वो उसको हम किस टर्म में डिफाइन करेंगे ये पूछ रहा है, ठीक। तो उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन या रेगुलेशन, वोल्टेज नहीं लगा है तो रेगुलेशन ही बोलेंगे। चेंज, रेगुलेशन का क्या हो गया, ड्रॉप या चेंज। तो 147 का आंसर हो जाएगा बी। 148 नंबर देख लेते हैं। इफ़ द नो लोड वोल्टेज ऑफ ए सर्टेन जनरेटर इज 200 वोल्ट, अगर नो लोड वोल्टेज 210 वोल्ट है, नो लोड वोल्टेज, ठीक, नो लोड वोल्टेज को भी नॉट मान लेते हैं। एंड द रेटेड वोल्टेज इज 200, जो भी रेटेड है मतलब लोडेड कंडीशन में जो वोल्टेज है 200 वोल्ट है। तो द वोल्टेज रेगुलेशन इज, तो देखिए कितना हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस रेटेड वोल्टेज अपॉन वी एल, रेटेड वोल्टेज। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 10 और रेटेड वोल्टेज कितना है हमारा 200। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा 1/20 मतलब 0.5, ठीक। 0.5 आएगा तो इसका हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा 0.5 इंटू, देखिए 1/20 था तो 0.05 होगा, ठीक ना। तो इंटू जब इसका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट हटाओ 100 लग जाएगा, 100 से ख़त्म तो 5% वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। 148 का हो गया हमारा बी। देखिए अगर आप लॉस, प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला जानते हैं तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन में हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है फार्मूला में। वी नॉट मतलब जो स्टार्टिंग में वोल्टेज है जब लोड लगा हुआ नहीं है, नो लोड वोल्टेज हो गया, जब लोड लगा है तो ये वोल्टेज आया अपॉन जो वोल्टेज लोडेड कंडीशन में। तो ये फार्मूला एक्चुअली अभी के टाइम में यूज हो रहा है, हाँ। लेकिन जो पहले जब थोड़ा बहुत इसमें रिसर्च कम हुआ था तो पहले का साइंटिस्ट क्या मानता था, जब पावर सिस्टम वाला क्षेत्र में बहुत सारा रिसर्च हुआ ना तो बाद में हमको माना गया कि ये वाला फार्मूला सही है, ठीक। नहीं तो पहले हम लोग फार्मूला इसी का यूज करते थे, वी नॉट नो लोड वोल्टेज अपन लोडेड कंडीशन में वोल्टेज अपन वी नॉट, तो ये हम ये यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये यूज नहीं करते ये, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि कहीं कहीं बुक में देखिएगा ये फार्मूला है, कहीं ये फार्मूला। पहले ये फार्मूला यूज किया जाता था बहुत पहले, मतलब आज के टाइम पे नहीं, लगभग 10 15 20 साल पहले जब लेकिन आजकल का रिसर्च पेपर आप पढ़िएगा तो आपको ये वाला फार्मूला मिलने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट को लगा कि ये फार्मूला उतना एक्यूरेट आंसर दे नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। तो एक्चुअली आप प्रॉफिट और लॉस पढ़िएगा तो वहाँ क्या होता है, जो हमारा सीपी, हमको वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, लाभ या हानि होगा। कभी माइनस में आता है तो हानि, कभी प्लस में आता है तो लाभ। तो देखिए वही सी पी एस पी का ही कॉन्सेप्ट आता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेलिंग कॉस्ट, हम कोई चीज़ खरीद के लाएँ, ठीक, और उसको कितना में बेचें, उसके बाद हम लोग जो जिस रुपया में खरीद के लाए थे उसको नीचे लिखते हैं। तो पहले का फार्मूला में भी यही यूज होता था, लेकिन आजकल का फार्मूला में इसको हटा दिया गया, सीपी के जगह एसपी ले लिया गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो उससे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप थोड़ा भी नॉन टेक का मैथ पढ़ते हैं तो ये हमारा 148 का हो गया बी नंबर। अब 149 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 149 नंबर बोल रहा है विच जनरेटर कैन नॉट स्टार्ट इफ़ देयर इज नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो कौन सा जनरेटर है जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब पहले से जो क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है फील्ड के अंदर जब जनरेटर बंद रहता है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कौन सा जनरेटर है जो स्टार्ट नहीं होगा। तो जो हमारा क्या बोलते हैं सीरीज या शंट। तो यहाँ पे देखिए
शंट तो फिर भी स्टार्ट हो जाएगा, जो सेल्फ एक्साइटेड होता है वो नहीं था। तो सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज भी आता, शंट भी आता, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन दे रहा है। तो दोनों ऑप्शन में अगर फील्ड अगर शंट में लगा होता, देखिए ये था सीरीज वाला फिगर, अब देखिए शंट वाला बनाते हैं। तो शंट वाला का चांस थोड़ा बनता है कि वो उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। सेपरेटली में तो अलग से बैटरी लगा के फील्ड देते हैं तो टेंशन ही नहीं है, तो वो तो होगा ही नहीं कभी भी। तो यहाँ पे फील्ड लगा हुआ, ये शंट जनरेटर है, ये सेल्फ का ही पार्ट है, सेल्फ का दो पार्ट हो गया, सीरीज और शंट। तो शंट जनरेटर में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ अलग से बैटरी लगा के अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो सीरीज में लगा रहेगा, यहाँ पे अगर लगा रहता है ये वाला वाइंडिंग नहीं रहता और यहाँ पे फील्ड लगा रहता तो सीरीज हो जाता है जनरेटर। तो इस जनरेटर में लगाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे, पर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू शंट। तो यहाँ दोनों ऑप्शन दिया, तो शंट का हम नहीं लेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत इसी में होगा, ए सीरीज जनरेटर में। तो 149 का हो जाएगा हमारा ए। आशा करते हैं कि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा, ठीक है। तो 149 का ए। अब 150 देखिए क्या बोल रहा है, इन अ डीसी जनरेटर द ब्रशेस रिमेन इन कांटेक्ट विथ कंडक्टर विच। तो जो हमारा डीसी सीरीज जनरेटर है उसमें से ब्रश कहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो एमएनए पे रखते हैं, ठीक। तो देखिए अंडर द नॉर्थ पोल, अंडर द साउथ पोल, तो हम लोग इंटरपोल जहाँ पे लगा रहेगा वहाँ पे हम लोग ब्रश को लगा के रखेंगे, ताकि थोड़ा सा जब लोड लगाते हैं ना तो शिफ्ट हो जाता है एमएनए, तो एमएनए शिफ्ट हो जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये इंटरपोल है हमारा, ये नॉर्थ मान लीजिए, ये साउथ मान लीजिए, तो इसके अंडर में हम लोग ब्रशेस को नहीं लगाते हैं। हम लोग ब्रशेस को हमेशा कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे एमएनए रहेगा। तो एमएनए लोडेड कंडीशन में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इंटरपोल का यूज कर रहे हैं ना, कि आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये जो हमारा यहीं पे ब्रश को हम लगाएंगे, ठीक। तो वही हमारा सवाल था कि ब्रश को हम डीसी जनरेटर में कहाँ लगाएंगे। तो लाई इन द इंटरपोल गैप, यहाँ सीन 150 का सी। अब 151 देखिए क्या बोल रहे हैं, in a DC generator when the shunt field of a compound generator is connected across both the series field and armature field such connection is known as। देखिए जो हमारा शंट जनरेटर होता है उसका दो कनेक्शन होता है, एक होता है शॉर्ट शंट, एक होता है लॉन्ग शंट। तो देखिए देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट शंट क्या होता है। ये मान लीजिए एक आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ठीक। ये मान लीजिए सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस है, सीरीज फील्ड। और ये हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ये हमारा आर्मेचर है, हाँ। और ये कनेक्शन है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट कर दें, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट शंट, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट है, वायर शॉर्ट है, इसलिए शॉर्ट नाम दे दिए। अब देखिए लॉन्ग शंट किसको बोलेंगे, समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट क्यों बोले इसको। अब लॉन्ग शंट देख लेते हैं थोड़ा। अब ये हमारा सीरीज का वाइंडिंग था, ये हमारा आर्मेचर का वाइंडिंग, ये हमारा आर्मेचर लगा हुआ है। और अगर यहाँ से लेके वाइंडिंग फील्ड का वाइंडिंग कर दें, आर एफ ये फील्ड वाइंडिंग है, तो हम इस जनरेटर को लॉन्ग शंट बोलेंगे, क्योंकि लॉन्ग वायर का यूज कर रहे हैं, ठीक, लॉन्ग शंट। तो समझ में आ गया होगा शॉर्ट और लॉन्ग। तो हमको सवाल में पूछा है व्हेन द शंट फील्ड ऑफ अ कंपाउंड जनरेटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बोथ द सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर फील्ड। तो बोथ दोनों को कवर कर रहा बोल रहा है सवाल में। तो दोनों को कौन सा मशीन कवर आउट करेगा, तो जो लॉन्ग शंट होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। तो 151 का क्या हो जाएगा, 151 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब 152 देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट सवाल इस, हाँ, एमसीक्यू का लास्ट सवाल है। इसके बाद देखिए वन लाइनर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कल कवर कर देंगे। तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना, और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। और शेयर करने से आपका क्या होगा कि जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहा उस तक भी ये सारा कॉन्सेप्ट पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक। तो 152 का देखिए क्या बोल रहा है, ड्रॉप इन स्पीड ऑफ डीसी जनरेटर ड्यू टू इंक्रीज द लोड कैन बी कंपनसेटेड बाय। ड्रॉप इन स्पीड ऑफ ए डीसी जनरेटर ड्यू टू इंक्रीज द लोड। तो देखिए इसमें बोल रहा है ड्यू टू इंक्रीज द लोड कैन बी कंपनसेटेड बाय। जब हम लोग मशीन में लोड लगा दिए, ये आर्मेचर है मान लीजिए, तो मशीन में हम लोग लोड लगा दिए, तो मान लीजिए ड्रॉप बढ़ रहा है, तो उस ड्रॉप को हम कंपनसेट मतलब ख़त्म कैसे करेंगे, ताकि ड्रॉप जो मिनिमाइज मतलब जो हमको आउटपुट पे वोल्टेज चाहिए होता है, अगर क्या बोलते हैं वो लोड लगाने के कारण से घट रहा है, तो उस घट को उस वो जो घट रहा है तो उस घटाव को हम कैसे कम करेंगे। तो हम जनरेटर का हमको आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा करना होगा, यही पूछ रहा है कि ज़्यादा कैसे करें कि उस ड्रॉप को मिनिमाइज करना है।
तो हम लोग या तो स्पीड को बढ़ाएंगे या तो फ्लक्स को बढ़ाएंगे। तो इंक्रीज द आर्मेचर रेजिस्टेंस कूलिंग द रिड्यूस द वोल्टेज इंक्रीज द इनपुट ऑफ द प्राइम मूवर। हाँ, प्राइम मूवर का इनपुट को इंक्रीज कर देंगे तो स्पीड मेरा बढ़ जाएगा ना, स्पीड बढ़ जाएगा तो हमारा ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। अरे, तो हम एक ही तरीका है कि स्पीड को बढ़ा के ईएमएफ को बढ़ा लेंगे, तो जो ड्रॉप हो रहा था वो मिनिमम, मतलब वो क्या बोलते हैं, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज हमको ज़्यादा मिल जाएगा, तो अगर ड्रॉप हो भी रहा था तो वो अपना साइड हो जाएगा। ड्रॉप तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमको आउटपुट पे मान लीजिए 150 वोल्ट चाहिए था। अब ड्रॉप हो रहा तो 145 ही आ रहा था, लेकिन हम चाह रहे थे कि ड्रॉप को तो ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस होगा ही कॉपर का, वाइंडिंग जो लगा हुआ है, हीट हो रहा है उसमें भी कुछ ड्रॉप हो रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि हमको 150 मिल जाए, ड्रॉप तो परमानेंटली होता रहेगा। तो हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो हमको ड्रॉप से कोई मतलब नहीं रहेगा, 5 वोल्ट वो अपना ले रहा होगा, स्पीड बढ़ा के हम अपना 150 ले लेंगे। तो देखिए 152 ख़त्म हो गया हमारा, तो इसका 152 का डी हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते होंगे कि एमसीक्यू सीरीज़ में बहुत मज़ा आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना जर ना भूलें, ठीक ना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें, ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ट्रिपल ई बैंक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।